हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज रविवार की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 415वें दिन से 419वें दिन तक के वीडियोस जो मैंने पिछले हफ्ते में बनाए हैं, उन सभी वीडियोस के सभी प्रश्नों को आज हम दोबारा रिवाइज करेंगे। यदि आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो यदि आप आज का ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको इन नए प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी। और यदि आपने उन वीडियोस को देख लिया है तो आज यदि आप इन वीडियोस को देखकर इन प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं तो आप कभी भी इन प्रश्नों को भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में करीबन 100 प्रश्न होंगे और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है। तो इसलिए यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 4 ताल का प्रयोग करते हैं। 4 ताल जो खुले बोल की ताल है, इसका प्रयोग करते हैं ध्रुपद गायन शैली के साथ। ध्रुपद गायन शैली के साथ 4 ताल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, क्लैफ का प्रयोग किया जाता है। क्लैफ का प्रयोग किया जाता है सप्तक को प्रदर्शित करने के लिए। किसी सप्तक को प्रदर्शित करने के लिए, किसी सप्तक यानी कि पाश्चात्य संगीत, वेस्टर्न म्यूजिक के सप्तकों को प्रदर्शित करने के लिए क्लैफ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में ताल के स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में ताल के स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं टाइम सिग्नेचर का। टाइम सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं पाश्चात्य संगीत में ताल के स्वरूपों को प्रदर्शित करने के लिए। अगला प्रश्न है, वीणा के 36 इंच तार पर सर्वप्रथम स्वरों को स्थापित किया है। वीणा के 36 इंच के तार पर सबसे पहले स्वरों को स्थापित किया है अहोबल जी ने। अहोबल जी ने वीणा के 36 इंच के तार पर सर्वप्रथम स्वरों को स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, वीणा पर सर्वप्रथम सारिकाओं को लगाने का श्रेय जाता है। वीणा पर सबसे पहले सारिकाओं को लगाने का श्रेय जाता है मतंग मुनि जी को। मतंग मुनि जी को वीणा पर सर्वप्रथम सारिकाओं को लगाने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, सारणा प्रक्रिया के अंतर्गत भरत जी ने कितनी वीणाओं का प्रयोग किया है। सारणा प्रक्रिया के अंतर्गत भरत जी ने 2 तरह की वीणाओं का प्रयोग किया है। एक है चल वीणा और दूसरी है अचल वीणा। चल वीणा, अचल वीणा का प्रयोग भरत जी ने सारणा प्रक्रिया के अंतर्गत किया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, तिट कत गति गन बोल है। तिट कत गति गन बोल है 4 ताल का। 4 ताल या इसको चौताल भी कहते हैं। तो 4 ताल का बोल है तिट कत गति गन। 4 ताल जो 12 मात्रा की ताल है, इसके 12 मात्राओं के बोल हैं धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गति गन। तो तिट कत गति गन जो ये लास्ट में आ रहा है, यही 4 ताल का बोल इसमें पूछा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, विषम पदी ताल गजझंपा ताल में होते हैं। विषम पदी ताल जिसमें पदों की संख्या विषम है, अलग अलग है, तो विषम पदी ताल है गजझंपा ताल। इसमें होता है 4 4 3 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, 15 मात्रा होती है और 1 5 12 पर ताली तथा 9वीं मात्रा पर खाली होती है। गजझंपा ताल जो विषम पदी ताल है, इसमें 4 4 3 4 यानी कि पहले विभाग में 4 मात्रा, दूसरे विभाग में 4 मात्रा, तीसरे विभाग में 3 मात्रा और चौथे विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। तो कुल 15 मात्रा की ये ताल है। इसमें पहले 5वें और 12वीं मात्रा पर ताली तथा 9वीं मात्रा पर खाली होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, गांधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना की है। गांधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना की है पलुष्कर जी ने 5 मई 1901 लाहौर में और 1908 मुंबई में।
5 मई 1901 में लाहौर में, जो आज का पाकिस्तान में है, आज के पाकिस्तान में है लाहौर, तो वहाँ पर सबसे पहले गांधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना पलुस्कर जी ने किया था। और दूसरी बार 1908 में मुंबई में, जिसका प्राचीन नाम बम्बई था, तो बम्बई में 1908 में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना दूसरी बार पलुस्कर जी ने किया था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाजिद अली शाह जी का उपनाम है। वाजिद अली शाह जी का उपनाम है अख्तर पिया। अख्तर पिया उपनाम है वाजिद अली शाह जी का। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूनानी संगीत में मुकामों की संख्या है। यूनानी संगीत में मुकामों की संख्या है 12। 12 मुकाम है यूनानी संगीत में। अगला प्रश्न है, यूनानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या है। यूनानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या है 24। यूनानी संगीत में श्रुतियों को हंगाम कहा जाता है, तो हंगामों की संख्या है यूनानी संगीत में 24। ठीक है। उत्तर भारतीय संगीत में श्रुतियाँ कहा जाता है और यूनानी संगीत में हंगाम कहते हैं श्रुति को। तो यूनानी संगीत में हंगामों की कुल संख्या है या श्रुतियों की कुल संख्या है 24। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में श्रुतियों की संख्या है। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में श्रुतियों की संख्या है 22 माइक्रोटोन्स हैं पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में। अगला प्रश्न है, थाट व मेलों में कम से कम व ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्वर आवश्यक हैं। किसी थाट में या किसी मेल में कम से कम व ज़्यादा से ज़्यादा स्वर आवश्यक हैं 7 स्वर। 7 स्वरों का होना थाट में आवश्यक है, कम से कम में भी और ज़्यादा से ज़्यादा में भी, थाटों में भी और मेलों में भी। उत्तर भारतीय 10 थाटों में प्रत्येक थाट में 7 स्वर कम से कम होने चाहिए और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। और दक्षिण भारतीय मेलों में भी कम से कम 7 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर अवश्य रूप से होने चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में सप्तक को कहते हैं। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में सप्तक को कहते हैं ऑक्टेव। ऑक्टेव कहते हैं पाश्चात्य संगीत में सप्तक को। अगला प्रश्न है, सप्तक में स्वर होते हैं। किसी सप्तक में मुख्य स्वरों की संख्या है 7 मुख्य स्वर होते हैं सप्तक में, जिनके नाम है षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। अगला प्रश्न है, द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किया है। द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किया है मतंग मुनि जी ने। मतंग मुनि जी ने द्वादश स्वर मूर्छनाओं का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है, राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना लोचन जी ने कब की है। राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना कवि लोचन जी ने की है 1550 ईस्वी में। 1550 में राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना कवि लोचन जी ने किया था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग तरंगिणी ग्रंथ में लोचन जी ने थाट के स्थान पर शब्द प्रयोग किया है। राग तरंगिणी ग्रंथ में लोचन जी ने थाटों के स्थान पर शब्द प्रयोग किया है संस्थान शब्द। संस्थान शब्द का प्रयोग कवि लोचन जी ने राग तरंगिणी ग्रंथ में थाटों के स्थान पर किया है। अगला प्रश्न है, वाजिद अली शाह जी हैं। वाजिद अली शाह जी हैं ठुमरी गायक। ठुमरी गायक हैं वाजिद अली शाह जी, जिनका उपनाम है अख्तर पिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग बिहाग में वर्जित स्वर है। राग बिहाग में वर्जित स्वर है ऋषभ स्वर और धैवत स्वर। रे और धा, ऋषभ और धैवत स्वर वर्जित है राग बिहाग में। अगला प्रश्न है, उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है। उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है चित्रा वीणा, रुद्र वीणा, एकतारा और तानपुरे को। चित्रा वीणा को, रुद्र वीणा को, एकतारा को और तानपुरे को उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोण, नखी, मिजराब, गज का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल उंगलियों की सहायता से ही बजाया जाता है चित्रा वीणा, रुद्र वीणा, एकतारा और तानपुरे को। इसके बाद अगला प्रश्न है, जय जयवंती किस श्रेणी का राग है। जय जयवंती राग है परमेल प्रवेशक राग।
पर मेल यानी कि दूसरे रागों में प्रवेश करने वाला राग है जयजयवंती राग। अगला प्रश्न है मिजराब का प्रयोग किस वाद्य पर किया जाता है? मिजराब का प्रयोग किया जाता है सितार वाद्य पर। सितार वाद्य को मिजराब की सहायता से आघात करके बजाया जाता है। अगला प्रश्न है भरत जी ने कितने ग्राम माने हैं? भरत मुनि जी ने ग्रामों की संख्या मानी है 2। केवल षडज ग्राम और मध्यम ग्राम को ही भरत जी ने माना है। गंधार ग्राम को इन्होंने गंधर्व लोक का ग्राम कहा है, इसलिए गंधार ग्राम को नहीं माना है। केवल षडज ग्राम और मध्यम ग्राम को ही माना है भरत जी ने। अगला प्रश्न है उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृत स्वरों की संख्या है? उत्तर भारतीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या है 5 विकृत स्वर हैं उत्तर भारतीय संगीत में, जो है ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, मध्यम तीव्र, धैवत कोमल और निषाद स्वर कोमल। ठीक है, तो उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृत स्वरों की संख्या है 5। इसके बाद अगला प्रश्न है राग भीम पलासी का वादी संवादी स्वर है? राग भीम पलासी का वादी और संवादी स्वर है मध्यम और षडज स्वर। मध्यम स्वर वादी है, षडज स्वर संवादी है राग भीम पलासी में। अगला प्रश्न है राग भीम पलासी का थाट है? राग भीम पलासी का थाट है काफी थाट। काफी थाट जिसमें गंधार और निषाद स्वर कोमल, बाकी के स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो काफी थाट जन्य राग है राग भीम पलासी। अगला प्रश्न है राग भीम पलासी का गायन समय है? राग भीम पलासी का गायन समय है दिन का तृतीय प्रहर। दिन का तीसरा प्रहर तृतीय प्रहर राग भीम पलासी के गायन का उचित समय है। इसके बाद अगला प्रश्न है राग भीम पलासी के आरोह में वर्जित स्वर है? राग भीम पलासी के आरोह में वर्जित स्वर है ऋषभ और धैवत स्वर। ऋषभ और धैवत स्वर वर्जित है राग भीम पलासी के आरोह में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है वैदिक कालीन स्वरों में उदात्त का अर्थ है? वैदिक कालीन स्वरों में उदात्त का अर्थ है स्वरों की उच्च अवस्था। स्वरों की उच्च अवस्था वैदिक कालीन स्वरों में उदात्त का अर्थ बताया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है राग में कम से कम कितने स्वर का प्रयोग आवश्यक है? राग में कम से कम स्वरों का प्रयोग आवश्यक है 5 स्वरों का। रागों में कम से कम 5 स्वर और थाटों या मेलों में कम से कम 7 स्वरों का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है अलंघन प्रकार है? अलंघन प्रकार है बहुत्व का। बहुत्व का प्रकार है अलंघन। इसके बाद अगला प्रश्न है श्रुतियों की संख्या है? श्रुतियों की संख्या है 22 श्रुतियाँ होती हैं जिनके नाम है तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रेक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभणी। तो इन्हीं श्रुतियों पर स्वरों को स्थापित किया गया है, तो श्रुतियों की संख्या है 22। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आसावरी थाट में कोमल स्वर हैं? आसावरी थाट में कोमल स्वर हैं गंधार कोमल, धैवत कोमल और निषाद कोमल। ग ध नी स्वर कोमल और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं थाट आसावरी में। अगला प्रश्न है मल्हार का प्रकार है? मल्हार का प्रकार है मेघ मल्हार, चरजू मल्हार, रामदासी मल्हार। मेघ मल्हार, चरजू मल्हार और रामदासी मल्हार, ये सभी मल्हार के प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है सितार में तार होते हैं? सितार वाद्य में तार होते हैं 7 तार। 7 तारों के कारण इसको सप्ततंत्री वीणा भी कहा जाता था प्राचीन समय में। शततंत्री और सप्ततंत्री इसमें अंतर है। शत यानी कि 100 जो है संतूर वाद्य। ठीक है, संतूर वाद्य में 100 तार होते हैं और सप्ततंत्री वीणा है सितार। सितार में 7 तार होते हैं, इसलिए इसको सप्ततंत्री वीणा भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सितार पर बजाए जाने वाली विलंबित गत को कहते हैं? सितार पर बजाए जाने वाली विलंबित गत को कहते हैं मसीत खानी गत। मसीत खानी गत को सितार पर विलंबित लय में बजाया जाता है और ये विलंबित गत है, यानी कि धीमी गत है मसीत खानी गत।
अगला प्रश्न है सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गत को कहते हैं। सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गत को कहते हैं रजाखानी गत। रजाखानी गत जो है इसको द्रुत गत कहते हैं। ये द्रुत लय के साथ द्रुत गत होती है और द्रुत लय के साथ बजाई जाती है सितार वाद्य पर। अगला प्रश्न है प्रातःकालीन राग है। प्रातःकालीन यानी कि सुबह के समय गाए जाने वाला राग है भैरव राग। राग भैरव को प्रातःकाल यानी कि सुबह के समय गाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प रे ग रे नी ध नी रे सा यह स्वर है। तो यह स्वर है यमन राग का। राग यमन में प रे ग रे नी ध नी रे सा इस स्वर संगति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दिर दिर दार दार दा बोल है। दिर दिर दार दार दा ये बोल है रजाखानी गत का। रजाखानी गत का बोल है दिर दिर दार दार दा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है अविर्भाव तिरोभाव का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है। अविर्भाव और तिरोभाव का उल्लेख सर्वप्रथम सबसे पहले किया है शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता शारंग देव जी हैं और इन्होंने सबसे पहले अविर्भाव तिरोभाव का उल्लेख संगीत रत्नाकर ग्रंथ में किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है दिर दा रा दा रा बोल है। दिर दा रा दा बोल है मसीत खानी गत का। मसीत खानी गत का बोल है दिर दा रा दा रा। अगला प्रश्न है पंडित बलराम पाठक जी तरब के तार के लिए कितने नंबर के तार का प्रयोग अपने सितार में करते हैं। पंडित बलराम पाठक जी जो सितार वादक हैं ये तरब के तारों के लिए अपने सितार में 00 नंबर के तार का प्रयोग करते हैं। तरब के तार जो होते हैं वे सितार में मुख्य तारों के पीछे पतले पतले तार होते हैं जो 15 की संख्या में होते हैं। ठीक है। 12 से 15 की संख्या में होते हैं तरब के तार और पंडित बलराम पाठक जी इन्हीं तरब के तारों को 00 नंबर के तारों को अपने सितार में प्रयोग करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है राग में आविर्भाव से क्या अभिप्राय है। राग में आविर्भाव से अभिप्राय है राग की पुनः स्थापना। राग की पुनः स्थापना करना राग में आविर्भाव कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है किसी ताल के एक पूरे चक्र को कहते हैं। किसी ताल के एक पूरे चक्र को कहते हैं आवर्तन। आवर्तन कहते हैं किसी ताल के एक पूरे चक्र को। अगला प्रश्न है हिजाज भैरव के नाम से किसे जाना जाता है। हिजाज भैरव के नाम से जाना जाता है नट भैरव राग को। राग नट भैरव को हिजाज भैरव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को कहते हैं। कर्नाटक संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक है मुखारी। मुखारी कहते हैं कर्नाटक संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को। और हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है संगीत में कुल कितने स्वर हैं। संगीत में कुल स्वरों की संख्या है 12। 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत। तो 7 और 5 कुल 12 स्वर होते हैं संगीत में। इसके बाद अगला प्रश्न है ग प ध नी ध प म ग म रे सा जिसमें निषाद स्वर कोमल है और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये राग है। ये राग है अलहैया बिलावल राग। अलहैया बिलावल राग का ये स्वर है ग प ध नी ध प म ग म रे सा। अगला प्रश्न है गुलू या गुल शब्द किस वाद्य से संबंधित है। गुलू या गुल शब्द संबंधित है सितार वाद्य से। सितार वाद्य के डांड और तुम्बे के जोड़ने का जो स्थान है वो गुलू या गुल कहलाता है। ठीक है। तो सितार वाद्य से संबंधित है गुलू शब्द या गुल शब्द। अगला प्रश्न है दरबारी कान्हड़ा राग का थाट है। दरबारी कान्हड़ा राग का थाट है आसावरी थाट। आसावरी थाट जिसमें गंधार धैवत निषाद स्वर कोमल और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं।
तो आसावरी थाट जन्य राग है दरबारी कान्हड़ा राग। अगला प्रश्न है रजा खानी गत किस ताल में बजाई जाती है? रजा खानी गत जो द्रुत गत है इसको बजाया जाता है 3 ताल में। 3 ताल के साथ संगत में रजा खानी गत को सितार पर बजाया जाता है। अगला प्रश्न है गज झंपा ताल में ताली खाली होती है। गज झंपा ताल जो 15 मात्रा की ताल है, इसमें 3 तालियां 1, 5, 12वें नंबर पर यानी कि पहले मात्रा, 5वीं मात्रा और 12वीं मात्रा पर होती है और 9वीं मात्रा पर केवल 1 खाली होती है गज झंपा ताल में। अगला प्रश्न है राग ललित का थाट है। राग ललित का थाट है पूर्वी थाट। पूर्वी थाट का राग है ललित राग। इसमें दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आरोह में जा रहे हैं तो पहले शुद्ध मध्यम बाद में तीव्र मध्यम स्वर पड़ता है और अवरोह में पहले तीव्र मध्यम बाद में शुद्ध मध्यम पड़ता है। तो इसी क्रम में दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग राग ललित में किया जाता है और इसका थाट है पूर्वी थाट। अगला प्रश्न है षडज ग्राम में पंचम स्वर रहता है। षडज ग्राम में पंचम स्वर रहता है 17वीं श्रुति पर। 17वीं श्रुति पर रहता है षडज ग्राम में पंचम स्वर। इसके बाद अगला प्रश्न है मध्यम ग्राम में पंचम स्वर रहता है। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर रहता है 16वीं श्रुति पर। मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पर पंचम स्वर रहता है और षडज ग्राम में 17वीं श्रुति पर पंचम स्वर रहता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है पंडित किशन महाराज जी किस वाद्य से संबंधित हैं? पंडित किशन महाराज जी संबंधित हैं तबले से। तबला वाद्य से संबंधित हैं यानी कि तबला वादक हैं पंडित किशन महाराज जी, जो पंडित कंठे महाराज जी के दत्तक पुत्र हैं और बनारस घराने के तबला वादक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है चतुरंग में अंग होते हैं। चतुरंग में 4 अंग होते हैं पद, तराने के बोल, सरगम के बोल और पाटाक्षर। ये 4 अंग होते हैं चतुरंग में, पद, तराने के बोल, सरगम के बोल और पाटाक्षर। इसके बाद अगला प्रश्न है उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी का घराना है। उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी का घराना है फर्रुखाबाद घराना। फर्रुखाबाद बाज के तबला वादक हैं उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी। अगला प्रश्न है उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी किन 4 बाजों में पारंगत थे? उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी पारंगत थे लखनऊ बाज, फर्रुखाबाद बाज, अजनाना बाज और दिल्ली बाज के वादन में। ठीक है। ये चारों अलग अलग तरह की वादन शैलियां हैं चारों घरानों की, लखनऊ की, फर्रुखाबाद की, अजनाना की और दिल्ली की। तो इन चारों बाजों के पारंगत कलाकार थे उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी और इनका मुख्य घराना था फर्रुखाबाद घराना। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है शहनाई किस वर्ग का वाद्य है? शहनाई वाद्य है सुशिर वाद्य। सुशिर वर्ग का वाद्य है शहनाई वाद्य। शहनाई वाद्य के एकमात्र भारत रत्न कलाकार कौन हैं और किस सन में इनको सम्मानित किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है निषाद स्वर का केवल एक रूप प्रयोग होता है। निषाद स्वर का केवल एक रूप प्रयोग होता है सोहनी राग में। सोहनी राग में निषाद स्वर का केवल एक रूप प्रयोग किया जाता है जो है शुद्ध निषाद स्वर। शुद्ध निषाद स्वर का ही प्रयोग किया जाता है सोहनी राग में। ठीक है। अगला प्रश्न है हारमोनियम है। हारमोनियम है सुशिर वर्ग का वाद्य। सुशिर वर्ग का वाद्य है हारमोनियम। हारमोनियम में धौंकनी के द्वारा हवा भरकर स्वरों को उत्पन्न किया जाता है, तो हारमोनियम को सुशिर वर्ग के वाद्यों के अंतर्गत रखा गया है। हारमोनियम के आविष्कारक कौन हैं? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है राग भैरव के धैवत स्वर को शुद्ध व निषाद स्वर को कोमल करने पर राग बनेगा।
राग भैरव के धैवत स्वर को यदि शुद्ध कर दें और निषाद स्वर को कोमल कर दें तो राग बनेगा अहिर भैरव राग। अहिर भैरव राग की उत्पत्ति होगी यदि राग भैरव के कोमल धैवत को शुद्ध कर दिया जाए और निषाद स्वर को कोमल कर दिया जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है सा रे ग प ध सा स्वर है। सा रे ग प ध सा स्वर है भूपाली राग का। भूपाली राग में सा रे ग प ध सा स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है ब्रह्म ताल में मात्रा होती है। ब्रह्म ताल में मात्रा होती है 28 मात्रा यानी कि 28 मात्रा की ताल है ब्रह्म ताल। अगला प्रश्न है 28 मात्रा 14 विभाग और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राओं वाली ब्रह्म ताल है। तो 28 मात्रा 14 विभाग और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राओं वाली ब्रह्म ताल है समपदी ताल। समपदी ताल है क्योंकि इसमें 14 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं ही होती हैं। किसी में 3 मात्रा या 4 मात्रा कोई अलग मात्राएं नहीं होती हैं, केवल 2-2 मात्राएं ही होती हैं 14 विभागों में और ये 28 मात्रा की ताल है, इसलिए इसको समपदी ताल कहते हैं ब्रह्म ताल को। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है राग खमाज की जाति है। राग खमाज की जाति है षाड़व संपूर्ण जाति। षाड़व संपूर्ण जाति का राग है राग खमाज। अगला प्रश्न है गम ध ध प गम रे रे सा ये स्वर है। गम ध ध प गम रे रे सा जिसमें धैवत और ऋषभ स्वर कोमल लग रहे हैं, अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ये स्वर है भैरव राग का। भैरव राग में इस स्वर संगति का प्रयोग करते हैं गम ध ध प गम रे रे सा स्वर संगति का। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध है। पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध है कत्थक से। कत्थक से संबंध है पंडित बिरजू महाराज जी का। पंडित बिरजू महाराज जी कत्थक नर्तक हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज जी को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंडित बिरजू महाराज जी को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2016 में। 2016 में पंडित बिरजू महाराज जी को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हुआ था। पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हुआ था 17 जनवरी 2022 में। 17 जनवरी 2022 में पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया था। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 लखनऊ में। 4 फरवरी 1938 लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज जी का वास्तविक नाम है। पंडित बिरजू महाराज जी का वास्तविक नाम है पंडित बृजमोहन मिश्र। पंडित बृजमोहन मिश्र नाम है पंडित बिरजू महाराज जी का। अगला प्रश्न है 14 मात्रा की ताल है। 14 मात्रा या 14 मात्रा की ताल है धमार ताल। धमार ताल 14 मात्रा की ताल है। 14 मात्रा की और कौन कौन सी ताल है इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं भातखंडे जी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है अभिनव ताल मंजरी के लेखक हैं। अभिनव ताल मंजरी के लेखक हैं अप्पा तुलसीदास जी। अप्पा तुलसीदास जी अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है जिस तान में स्वर क्रमानुसार ना हो उन्हें कहते हैं। ऐसा तान जिसमें स्वर क्रम से ना हो, क्रमानुसार ना हो, ऐसे तान को कहते हैं कूट तान। कूट तान कहते हैं जिस तान में स्वर जो हैं वो क्रमानुसार ना हो। इसके बाद अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज जी को राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
पंडित बिरजू महाराज जी या ब्रिज मोहन मिश्र जी को राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2012 में। 2012 में पंडित ब्रिज मोहन मिश्र जी को या बिरजू महाराज जी को राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, षडज ग्राम में पंचम स्वर स्थापित है। षडज ग्राम में पंचम स्वर स्थापित है 17वीं श्रुति पर। 17th श्रुति पर स्वर स्थापित है पंचम स्वर षडज ग्राम में। इसके बाद अगला प्रश्न है, दरबारी राग का गायन समय है। दरबारी राग या दरबारी कानड़ा राग का गायन समय है मध्य रात्रि। रात्रि के मध्य में या मध्य रात्रि में दरबारी राग का गायन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वादी संवादी स्वरों के मध्य श्रुति अंतराल होता है। वादी और संवादी स्वरों के मध्य श्रुति अंतराल होता है 9 तथा 13 श्रुतियों का। 9 श्रुतियों का अंतर सामा संवाद में और सापा संवाद में 13 श्रुतियों का अंतर होता है। तो वादी और संवादी स्वरों के मध्य सामा संवाद में 9 श्रुति का, सापा संवाद में 13 श्रुतियों का अंतर होता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मारवा थाट आधारित राग है। मारवा थाट जिसमें ऋषभ, कोमल, मध्यम, तीव्र और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो मारवा थाट जन्य राग है, आधारित राग है भटियार राग। राग भटियार जो है मारवा थाट से जन्मा हुआ राग है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भैरवी थाट आधारित राग है। भैरवी थाट आधारित राग है मालकौस राग। राग मालकौस जो है भैरवी थाट आधारित राग है। भैरवी थाट में ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद ये चारों स्वर कोमल और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो भैरवी थाट जन्य राग है मालकौस राग और मालकौस राग का जनक थाट है भैरवी थाट। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, घुंघरू को मध्यकाल में संगीत रत्नाकर के अंतर्गत कहा गया है। घुंघरू को जो घन वाद्य है इसको संगीत रत्नाकर के अंतर्गत कहा गया है क्षुद्र घंटिकाएं। क्षुद्र घंटिकाएं कहा गया है घुंघरू को मध्यकाल में संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अंतर्गत। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता शारंग देव जी हैं। इन्होंने घुंघरू को मध्यकाल में क्षुद्र घंटिकाएं कहा है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, घुंघरू किस वर्ग का वाद्य है। घुंघरू वाद्य है घन वाद्य। तत्, घन, अवनद, सुशीर ये 4 वर्ग के वाद्य होते हैं। तो घन वाद्यों के अंतर्गत घुंघरू वाद्य को रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राग में गंधार एवं निषाद महत्वपूर्ण स्वर है। गंधार और निषाद स्वर महत्वपूर्ण स्वर है बिहाग राग में। राग बिहाग में गंधार और निषाद स्वर को महत्वपूर्ण स्वर माना गया है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तानसेन जी के गुरु हैं। तानसेन जी के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी तानसेन जी के गुरु हैं। अगला प्रश्न है, बागेश्वरी राग में गंधार स्वर शुद्ध एवं पंचम स्वर वर्जित करने पर राग बनता है। बागेश्वरी राग में गंधार को शुद्ध कर दें और पंचम स्वर को वर्जित कर दें तो राग बनेगा रागेश्वरी राग। बागेश्वरी में कोमल गंधार स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो यदि इस गंधार को शुद्ध कर दिया जाए और पंचम स्वर जो लगता है बागेश्वरी में इसको वर्जित कर दिया जाए तो राग बनेगा रागेश्वरी राग। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रुति का नाम है। 22 श्रुतियों में से पहली श्रुति का नाम है तीव्रा। तीव्रा नाम है प्रथम श्रुति का। अगला प्रश्न है, राग मियाँ मल्हार का थाट है। राग मियाँ मल्हार का थाट है काफी थाट। काफी थाट में गंधार और निषाद स्वर कोमल, बाकी के स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। और राग मियाँ मल्हार जो है काफी थाट जन्य राग है। राग मियाँ मल्हार के रचयिता है मियाँ तानसेन जी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, थाट राग पद्धति के अंतर्गत कितने आश्रय राग होते हैं। थाट राग पद्धति के अंतर्गत आश्रय राग होते हैं 10 राग। 10 आश्रय राग हैं जो कि 10 थाटों से जन्मे हुए हैं।
ठीक है। 10 ठाट कौन कौन से हैं? बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। तो इन्हीं 10 ठाटों से 10 रागों का जन्म हुआ है, जो है बिलावल, कल्याण, कल्याण यानी कि यमन राग, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। ये सभी 10 राग 10 ठाटों से जन्मे हुए राग हैं, तो इसलिए इनको आश्रय राग कहते हैं। और बाकी के जितने भी राग हैं इसके अलावा 10 रागों के अलावा जन्य राग कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तोड़ी थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। तोड़ी थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है शुभ पंतु वराली मेल। शुभ पंतु वराली मेल जो है ये दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का मेल है, जो उत्तर भारतीय तोड़ी थाट के समान है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस थाट में ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, धैवत कोमल, मध्यम तीव्र स्वर का प्रयोग होता है? तो ये थाट है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में रे, ग, ध कोमल मध्यम तीव्र स्वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 10 थाट होते हैं, जिसमें से बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग, कल्याण थाट में केवल तीव्र मध्यम अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग, खमाज थाट में कोमल निषाद अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग, काफी थाट में गंधार निषाद कोमल स्वर बाकी अन्य शुद्ध स्वर का प्रयोग, आसावरी थाट में गंधार धैवत निषाद और अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग, भैरव थाट में ऋषभ कोमल धैवत कोमल अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग, भैरवी थाट में रे, ग, ध, नि कोमल अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग, मारवा थाट में ऋषभ कोमल मध्यम तीव्र अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग, पूर्वी थाट में ऋषभ धैवत कोमल मध्यम तीव्र और अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग, तथा तोड़ी थाट में ऋषभ गंधार धैवत स्वर कोमल मध्यम तीव्र और अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऋषभ गंधार धैवत कोमल मध्यम तीव्र स्वर का प्रयोग किया जाता है तोड़ी थाट में। अगला प्रश्न है, नाद की तारता निर्भर करती है। नाद की तारता निर्भर करती है आवृत्ति पर। आवृत्ति पर निर्भर करती है नाद की तारता। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाद की तीव्रता निर्भर करती है। नाद की तीव्रता निर्भर करती है कंप विस्तार पर। कंप विस्तार पर निर्भर करती है नाद की तीव्रता, और नाद की तारता निर्भर करती है आवृत्ति पर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पेशकार किस घराने की विशेषता है? पेशकार विशेषता है दिल्ली घराने की। दिल्ली घराने की विशेषता है पेशकार, यानी कि पेशकार से तबला का वादन शुरू किया जाता है दिल्ली घराने में। अगला प्रश्न है, राग मालकौंस का वादी संवादी स्वर है। राग मालकौंस का वादी और संवादी स्वर है मध्यम और षड्ज स्वर। मध्यम स्वर वादी है, षड्ज स्वर संवादी है राग मालकौंस में। तो ये हो गए आज के अनेकों महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको मैंने बीते हफ्ते में अनेक वीडियोस के माध्यम से बताया है, और आज मैंने पुनः रिवाइज करा दिया है आप लोग को, जिससे आप इन प्रश्नों को भूले नहीं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इन प्रश्नों को रिवाइज करा दिया है। यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं, तो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा, पात्रता परीक्षा, किसी भी तरह की संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में, पात्रता परीक्षाओं में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो। आज ये दूसरा वीडियो है प्रत्येक रविवार के हिसाब से। मैंने पिछले हफ्ते भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ऐसे ही 97 प्रश्नों को हल कराया था। तो यदि आप प्रतिदिन की वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप हफ्ते में एक वीडियो के माध्यम से भी उन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं जो मैंने एक हफ्ते में बताया है। और यदि आप प्रतिदिन देख लेते हैं और हफ्ते के लास्ट में भी देख लेते हैं, सप्ताह के आखिरी दिन भी देख लेते हैं, तो आपके ये प्रश्न रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को और पिछली वीडियो को, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन सभी वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी कर लीजिए, ठीक है। इससे पहले मैंने 419 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिएगा, जिससे कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।